बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था नेचर ऑफ साइंस, जिसका इंटरनल पोर्शन सारा हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा जो है वो इस वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। जितने भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो तमाम आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन को भी समझेंगे, उसके बाद उसके आंसर को भी समझेंगे और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। बोर्ड पर ही लिखा होगा और आसान ईजी वर्डिंग में आपको आंसर दिया होगा। तो जो बच्चे जिन्हें मुश्किल होती है, हार्ड किस्म की जो है वो नहीं याद कर सकते हैं वर्डिंग में, तो वो ये आसान वर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है वो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन देखें कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट इज़ साइंस एंड राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। तो कह रहा है कि हम अपने अल्फाजों में लिखें कि साइंस क्या है और उसके साथ बताना है कि साइंस के दो मेन ग्रुप के बारे में। तो बेटा अगर आप याद करें तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था साइंस क्या है। साइंस वो इल्म है जो हमारे इर्द गिर्द के होने वाले कुदरती वाक़ियात को समझने में मदद देता है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो सिंपल हमारे पास साइंस क्या हो गया? साइंस हमारे पास वो इल्म है जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल या इर्द गिर्द के होने वाले कुदरती वाक़ियात को समझने में मदद देता है। उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसके हमने दो ग्रुप पढ़े थे, एक बायोलॉजिकल ग्रुप और दूसरा फिज़िकल ग्रुप। बायोलॉजिकल ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप था जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गया, इंसेक्ट हो गया, हर जानदार चीज़ के बारे में हम बायोलॉजिकल ग्रुप में पढ़ते थे। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? फिज़िकल ग्रुप था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक कोई मैटर है, एनर्जी है, ठीक है, उसके अलावा स्पेस है, टाइम है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते थे? कि फिज़िकल ग्रुप के अंदर। अब देखें इसका आंसर देखते हैं। Science is the collective knowledge about the natural phenomena and events happening around us। तो साइंस वो इल्म है जो हमारे इर्द गिर्द के होने वाले कुदरती आफात या कुदरती वाक़ियात को समझने में मदद देता है। उसके अलावा मेन दो ग्रुप्स थे, बायोलॉजिकल ग्रुप और दूसरा कौन सा है? फिज़िकल ग्रुप। बायोलॉजिकल ग्रुप वो ग्रुप था जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और फिज़िकल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क। तो साइंस क्या करती है? साइंस हमें मदद देती है क्या करने के लिए? कि हम समझ सकें कि दुनिया जो है या कुदरत जो है वो किस तरह से वर्क करती है, काम करती है। तो सिंपल इन वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर साइंस की एक्सप्लेनेशन में आप बस ये छोटी सी लाइन लिख देंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा और एंथेटिक लगेगा। सबसे पहले आपने डेफिनेशन, उसके बाद आपने इसका जो है वो ग्रुप के नेम और लास्ट में आपने एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी लाइन लिख देनी। ये इसका प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ फिज़िक्स ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। कह रहे हैं कि आप फिज़िक्स के बारे में क्या जानते हैं और उसके अलावा कुछ उसकी ब्रांचेस के बारे में आपने बताना है। तो अगर हम रिमेंबर करें तो हमने फिज़िक्स में पढ़ा था कि हमारे पास फिज़िक्स जो है वो साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते थे? मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस या इन तमाम चीज़ों के आपस में ताल्लुक़ को पढ़ते थे। तो इसको हम कहते थे फिज़िक्स की, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मादे के बारे में, तवानाई के बारे में, टाइम के बारे में यानी वक्त के बारे में और स्पेस के बारे में पढ़ते हैं यानी खिला के बारे में पढ़ते हैं या इन तमाम चीज़ों के आपस के ताल्लुकात को पढ़ते हैं, उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो फिज़िक्स को अब इसके ज़रा नोट्स को भी देखते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर, दो बार देयर लिख दिए, देयर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। अब यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन दैम, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बन गई कि फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और उनके अलावा इनके आपस के ताल्लुकात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और इनकी ब्रांचेस का नाम पूछें तो ब्रांचेस तो आपको मैंने सारी पढ़ाई हुई हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स आ गया, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स की तमाम इसकी क्या हैं? ब्रांचेज़ हैं। और हर ब्रांच को हमने एक एक ब्रांच को डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर जिन बच्चों ने नहीं ब्रांचेस वाली वीडियो देखी तो सबसे पहले वो जाकर वो वीडियो देख लें तो इनको ये ब्रांचेस तमाम क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो चलें अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, गिव एग्जांपल्स। कह रहा है हमारे पास ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स क्या होता है। हमने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पढ़ा था और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने ये बताना है कि हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देनी है। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जब हम फिजिक्स को दूसरे फील्ड के साथ, फिजिक्स की फील्ड को जब हम दूसरे शोबों की फील्ड के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सी फील्ड बन जाती है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बन जाती है। तो सिंपल अल्फाजों में क्या, जब फिजिक्स को आप किसी और शोबों के साथ मिलाएंगे, फिजिक्स की फील्ड को जब आप दूसरे शोबों के फील्ड के साथ मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स हो गया, जियोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, फील्ड्स में आ जाती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में। तो इसके नोट्स को भी देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कंबाइन फिजिक्स विद अदर साइंसेस। तो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स वो फील्ड है जिसके अंदर हम फिजिक्स को कंबाइन करते हैं दूसरे फील्ड्स के साथ, दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ, तो इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स हो गया, जियोफिजिक्स हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया। बायोलॉजी और फिजिक्स से मिला है, जियोलॉजी और फिजिक्स दोनों, जियोलॉजी और फिजिक्स मिलाकर जियोफिजिक्स बना है। एस्ट्रोफिजिक्स तो एस्ट्रोलॉजी और साथ फिजिक्स को मिलाकर एस्ट्रोफिजिक्स बनाया गया है। तो ये हमारे पास हो गया सवाल नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 10.4 के। तो चलें नेक्स्ट 9.4 को देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है। अच्छा, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उस पर मैंने एक गलती की हुई है कि 10.1, 10.2, 10.3 लिख दिया है। आप लोग वो गलती से लिख दिया था, आप उसको 9.1, 9.2 और 9.3, मतलब सवाल नंबर 1 ही है, सवाल नंबर 2 ही है, सवाल नंबर 3 है। क्वेश्चन भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, बस वो जो मैंने नंबरिंग देनी थी ना क्वेश्चन की वो थोड़ी सी गलत हो गई है। तो वो 9.1 है, 10.1 नहीं है, 9.1, 9.2 और 9.3। चलें अब हम चलते हैं 9.4 की तरफ। तो हमारे पास देखें 9.4 क्वेश्चन है, लिस्ट मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो हमने साइंटिफिक मेथड के मेन स्टेप्स बताने हैं। तो सबसे पहला आ जाता है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रेडिक्शन, लॉ, और फिर हमारे पास यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। मैंने आपको ये जो इसके लॉस के जो हमारे पास ये जो स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड के, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यही पढ़े थे। तो मैंने ये सारे के सारे आपको डिटेल में बताए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आती है कि हम किसी चीज़ को पहले उसका जायज़ा लेते हैं और जायज़ा लेने के बाद हम उसको जो है फिर क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या था, फिर हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तीसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका बार बार तजर्बा करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम उसे थ्योरी दे देते हैं। थ्योरी के बाद क्या होता है कि वो जो प्रेडिक्शन में कन्वर्ट होती है, और प्रेडिक्शन क्या है कि हम फ्यूचर में आने वाले उसके आउटकम्स देखते हैं कि वो हमें किस तरह से मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकती है, किस तरह नुकसान दे सकती है। उसके बाद फिर हम लास्ट में बस लॉ आता है, अगर वो बार बार टेस्ट करने पर पास हो जाता है तो हम उसे कानून बना देते हैं, या पूरी यूनिवर्स जब उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो हम उसे लॉ बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर एक इसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है, दी स्टेप्स हेल्प साइंटिफिक डिस्कवर साइंटिफिक ट्रुथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये साइंसदानों को, ये स्टेप्स जो है ये साइंसदानों को मदद देते हैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में मार्क करनी है। अब हम चलते हैं 9.5 क्वेश्चन की। चलिए फिर 9.5 को भी देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास देखें, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। कह रहे हैं हाइपोथेसिस क्या होता है और उसकी मिसाल दें। तो बेटा मैंने हाइपोथेसिस आपको पढ़ाया था। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था कि किसी भी जो ऑब्जर्वेशन जो आपने निकाली होती है, फिर आप उसका जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई ये जो मसला हुआ है ये हो सकता है इस वजह से हुआ हो। एक गैस लगाते हैं, एजुकेटेड गैस लगाते हैं, या पॉसिबल इनकम्स लगाते हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबल हो सकता है कि इस वजह से ये मसला पेश आया हो। तो इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस इन सिंपल वर्ड्स क्या है, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि हाँ ये वजह हो सकती है कि ये इसलिए हुआ होगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस किसके नोट्स को देखते हैं। तो अ हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस और एजुकेटेड गेस दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस क्या है, एक अंदाज़ा है, वो पॉसिबल अंदाज़ा है जो हम एक एजुकेटेड गेस, मतलब एक पढ़ा लिखा जो है वो साइंटिस्ट या माहिरीन जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये
मसला इस वजह से हो सकता है, तो फिर हम उसको जांच भी सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके उसको, डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करके उसको फिर जांचते हैं कि हाँ भाई ये सच में ये अंदाज़ा सही भी है या गलत है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल उसने कहा इफ़ प्लांट्स रिसीव मोर सनलाइट दे विल ग्रो फास्टर। क्या कह रहा है कि जब पौधों को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगे। तो ये एक अंदाज़ा है। ये तो कब क्लियर होगा, जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम सूरज से जो है ज़्यादा, सूरज से आने वाली रोशनी जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा उस पौधे को देंगे, सनलाइट ज़्यादा देंगे, और फिर हम चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाँ भाई पौधा जल्दी जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल हमने ये अंदाज़ा लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9.6 की तरफ चलते हैं। तो 9.6 में अगर हम देखें तो हमारे पास सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिज़िक्स। कह रहा है फिज़िक्स के अंदर जो थ्योरी है और लॉ है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है वो बताना। तो 2 नंबर का आता है, आई थिंक सो 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखें, एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन। थ्योरी हमें बताती है कि ये कोई चीज़ क्यों होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि कोई चीज़ क्यों होती है। थ्योरी हमें क्या बताती है कि समथिंग, एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन, कोई चीज़ क्यों जो है तो कोई चीज़ क्यों होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन मैनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो थ्योरी होती है वो टोटली बेस्ड किस पर करती है, 2 चीज़ों पर। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मुशाहिदा, और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो हम बार बार तजर्बा करते हैं, तजर्बात पर और ऑब्जर्वेशन पर एग्जिस्ट करती है थ्योरी। अगर लॉ को देखें तो डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन नेचर। तो ये जो लॉ है ना, ये हमें बताता है कि ये फितरत क्या है इसकी, ठीक है, नेचर के अंदर क्या होता है ये, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर देखें एक्सेप्टेड आफ्टर रिपीटली टेस्टेड। जब हम बार बार एक चीज़ का टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसे कबूल कर लेते हैं। पूरी कायनात जो है वो फिर उस बात को मानती है, तो उसको हम लॉ बना देते हैं, ठीक है। बार बार टेस्ट करने के बाद हम इसको कबूल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ में आ जाता है। तो अब हम चलते हैं 9.7 की तरफ। तो देखते हैं 9.7 में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं लेज़र टेक्नोलॉजी की बुनियाद क्या है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी बुनियाद है, एटॉमिक फ़िज़िक्स की बुनियाद है, ठीक है। एटॉमिक फ़िज़िक्स से मुराद फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, मेडिसिन ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में, आई ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस द डिसीज़, बीमारी को समझने के लिए, ठीक है, बीमारियों का इलाज करने के लिए, ठीक है, आई सर्जरी के लिए, ठीक है, डिसीज़ के लिए, जितनी भी बीमारियाँ उसको जो है अच्छे से ट्रीट करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास 9.8 9.8 सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास 9.8 सवाल क्या है, व्हाट इज़ फल्सिफिबिलिटी, हाउ इट इम्पॉर्टेंट। कि हमारे पास फल्सिफिबिलिटी क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। तो फल्सिफिबिलिटी मीन्स दैट अ साइंटिफिक आइडिया मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग बाय एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास फल्सिफिबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी साइंसी नज़रिए को आप अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको गलत साबित करना फल्सिफिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान चीज़ है कि फल्सिफिबिलिटी का मतलब है कि आप साइंसी नज़रिए को किसी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है गलत साबित करना हमारे पास क्या कहलाता है, फल्सिफिबिलिटी कहलाता है। अब इसकी अहमियत को भी देख लेते हैं। इसकी अहमियत क्या है वो देखते हैं। हमारे पास नोट्स में लिखा है कि इम्पॉर्टेंस सेपरेट साइंस फ्रॉम नॉन साइंस। क्या कह रहा है कि ये हमें मदद देती है, फ़र्क बताती है साइंस में और गैर साइंस के अंदर। दूसरे नंबर पर हेल्प साइंटिस्ट इम्प्रूव नॉलेज, ये हमें मदद देती है साइंसदान को अपने इल्म के अंदर इजाफा करने में मदद देती है, ठीक है। इस तरह फल्सिफिबिलिटी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो साइंस के अंदर नॉलेज बढ़ाने में भी मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के जो है वो 9.8 तक ही शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या किसी के नोट्स में क्लियरेंस नज़र ना आ रही हो या मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इतना लंबी वीडियो बनाना, एक एक चीज़ लिखना, सब कुछ लिखा है,
ठीक है। तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, जो भी ये वीडियो को वॉच करें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लास्ट में कर दिया करें, इससे जो है हौसला अफजाई बढ़ती है। ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।